जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की आज हम बात करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और ये एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जो है संस्था है, निकाय है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी जो चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में इसके गठन की चर्चा की गई है। अब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है सुप्रीम कोर्ट में कुल जो है वर्तमान में 34 जज इसमें कार्यरत हैं, जिसमें कि 33 जज हैं तथा एक जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह कुल मिलाकर 34 जज इसमें वर्तमान में कार्यरत हैं, काम करते हैं। अब इसके जो जज हैं, इनके जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उन्हें कम से कम 10 साल का जो है वकील का कार्य करने का अनुभव हो, वो भी किस में, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 साल वकील के तौर पर कार्य करने का अनुभव हो, या फिर 5 साल जो है जज के तौर पर कार्य करने का अनुभव उन्हें होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो राष्ट्रपति की जो नज़र में कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है। कॉलेजियम व्यवस्था जो है दरअसल जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनके 5 सीनियर जजों की जो है संगठन होता है। इनमें कॉलेजियम प्रणाली में 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं 5। और इन 5 जज होते हैं, इनकी सलाहकारी जो है राष्ट्रपति, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी सलाह पर ही, इनसे ही जो है सलाह ली जाती है। अब क्या हुआ था कि बीजेपी सरकार ने जो है इस व्यवस्था को ही ख़त्म करने की, इसके लिए विधेयक लाया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से कि इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। और इसकी जगह पर क्या लाया जाए कि इसमें 2 जज हो और 2 जो कानून के जानकार हो, और उसमें से एक जो है प्रधानमंत्री तथा एक कानून का जो है अच्छा जानकार हो। इस तरह 6 जजों की ये है नई जो है प्रस्ताव लाए। अब क्या हुआ कि इसमें ये विधेयक पास भी हो गया था लोकसभा तथा राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने जो है इसको इसमें हस्ताक्षर भी कर दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान के जो है विपरीत है, ये विधेयक जो है संविधान के विपरीत है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है निरस्त कर दिया। तो बढ़ते हैं अब आगे, और इन जज जो सर्वोच्च न्यायालय में जज रहते हैं उनके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहता है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है। इन जजों को हटाने के लिए जो है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, मतलब जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगा के, उसी तरह इन जजों को भी महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से जो है हटाया जा सकता है। और इनके वेतन की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 125 में की गई है। इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, संचित निधि से जो है दिया जाता है। अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तो मिलते हैं 2,80,000 रुपये, और जो अन्य 33 जज हैं उनको मिलते हैं 2.5 लाख रुपये। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि संसद जो है इनके वेतन में किसी भी प्रकार की जो है कटौती नहीं कर सकती है। इनको बढ़ा सकती है लेकिन कटौती इनमें नहीं कर सकती है। और संसद के जो कार्य करने वाले जैसे कि चपड़ासी है संसद इसमें सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी भर्ती भी स्वयं जो है सर्वोच्च न्यायालय निकालती है, और उनका स्थानांतरण भी जो है सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब एक अनुच्छेद 126 में किसकी चर्चा है, तो जो इसमें बताया गया है कि जब जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त यहाँ पर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, उसकी जगह क्या अनुच्छेद 126 के तहत जो है कार्यकारी न्यायाधीश को लाया जाएगा, कार्यकारी जज को नियुक्त किया जाएगा उसकी जगह पर।
जैसे कहीं पर मान लो कहीं विदेश चला गया हो भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसकी जगह पर दूसरा जज को लाया जाएगा। इसकी चर्चा 126 में की गई है। और 127 में तदर्थ न्यायाधीश की जो है बात की गई है। अब मान लो एक जज इधर आ जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कहीं चला जाता है, जैसे कहीं विदेश में चला जाता है, तो उसके यहाँ पर कमी हो जाती है, उसके लिए तदर्थ न्यायाधीश लाया जाता है। और ये तदर्थ न्यायाधीश कौन लाता है, तो ये राष्ट्रपति लाते हैं। किससे अनुमति लेकर, वो भारत के जैसे 25 हाई कोर्ट हैं उनमें से जो राष्ट्रपति ले आते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 188 बात करते हैं। इसमें जो है वो सेवानिवृत्त की जो है बात कर ली हमने, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 129 की। तो इसमें अभिलेखों के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये जो सभी सर्वोच्च न्यायालय हो जो भी फैसले देती है उसको क्या है, अभिलेखों में लिखित रूप में रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में जो है इनके फैसलों के आधार पर जल्दी से जो है केसों का निपटारा कर सकें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 130 में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो स्थान के बारे में, इसके खंडपीठों के बारे में बताया गया है। इसके स्थान की, जैसे जो वर्तमान में जो मुख्य पीठ है अभी दिल्ली में स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर, जो मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इसकी जो है ब्रांच भी खोल सकता है अलग अलग जगह। जैसे मान लो साउथ में हैदराबाद में खोल दी है, इधर जो है कोलकाता में खोल सकते हैं। इस तरह इसके स्थान की चर्चा दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 131 की, जिसमें कि प्रारंभिक मूल अधिकार से संबंधित हैं। जैसे कि मान लो कोई केस आता है, जैसे स्टेट और सेंट्रल से के संबंधित कुछ जो झगड़े हो जाते हैं या कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। इसके अलावा जो स्टेट और स्टेट के बीच में भी, मान लो राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाते हैं, तो वो केस भी जो है सर्वोच्च न्यायालय में सीधा आ जाते हैं। और जो मान लो कहीं तरफ एक जो है अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ जो एक राज्य या केंद्र सरकार हो, इस तरह के केस जो है सर्वोच्च न्यायालय में सीधा आते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होते हैं वो भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 132 की। इसमें अपीली अधिकार है, मतलब हाई कोर्ट से मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं केस को लेकर। इसकी चर्चा 132 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 137 की। इसमें पुनरावलोकन की शक्ति है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने फैसले बदलने के लिए स्वयं जो है फैसले बदल सकता है। जैसे कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने चंपकम दोहराए राजन तथा बेरोबारी मामला जो था, उसमें क्या बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का वो भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब 1973 का जो केशवानंद भारती मामला हुआ, उसमें कहा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को बदल दिया 1960 के, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इन्हें आत्मा की संज्ञा दी गई। इस तरह इन अनुच्छेद 137 के अनुसार पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास स्थित है, वो अपने फैसले बदलने के लिए स्वतंत्र है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 139 की, जिसमें कि रीट निकाली जाती है। अब मान लो यहाँ पर मूल अधिकार के तहत तो रीट निकलती है वो अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन जो इसके मूल अधिकार के अलावा अगर रीट निकालनी हो सर्वोच्च न्यायालय को, तो वो किसके तहत निकलेगी, अनुच्छेद 139 के तहत। और ये अधिकार हाईकोर्ट को भी जो है अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 226 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 141 की, जिसमें कि आदेश का मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो कोई भी आदेश देगी उस पूरे भारत पर जो है लागू होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 की, जिसमें कि कहा गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं किसी भी जो है मामले के संबंध में। जैसे कि 1993 में बाबरी मस्जिद मामला हुआ था, तो उस समय 1993 में डॉक्टर थे ये जो थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे मुख्य न्यायाधीश से, उनसे जो है इन्होंने सलाह मांगी थी, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने सलाह देने से मना कर दिया था। मतलब दोनों बाध्य नहीं है, सलाह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति भी उनकी जो सलाह है उनको लेने के लिए मतलब बाध्य नहीं है, वो ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं। इस तरह जो है सर्वोच्च न्यायालय की ये कुछ चर्चा की है। ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।